Hello students, how are you? I hope all are you good. First of all, I am introducing myself Budhani Tiwari from San Francisco Junior High School. Now I am your SST teacher. So today I am going to teach chapter 7 Education and British Rule. तो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बेटा हम चैप्टर, ध्यान से आप लोग देखिएगा। सबसे पहले क्या करें, पेज नंबर 125। तो हम इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन कर देंगे, अब बाकी आप लोग रीड कर लीजिएगा। The introduction of the modern education was an event of great historical significance for India. It was definitely a progressive act of the British rule. तो ये जो हमारा मॉडर्न एजुकेशन है हमारे मतलब एक ग्रेट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है हमारे लिए, इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसने ब्रिटिश रूल से जो इसका एक्ट था वो प्रोग्रेसिव हुआ है, और इन प्रोग्रेसिव एक्ट के कारण मॉडर्न एजुकेशन का फैला हुआ है, मॉडर्न एजुकेशन आज है। तो मॉडर्न एजुकेशन की 3 मेन एजेंसीज थी बी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड, जो मॉडर्न एजुकेशन की स्प्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। पहला क्या था, फॉरेन क्रिश्चियन मिशनरीज, द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द प्रोग्रेसिव इंडियस। तो ये 3 ऐसी एजेंसीज थी जो इम्पॉर्टेंट थी, जिनकी वजह से मॉडर्न एजुकेशन का सेक्टर हुआ। तो जो क्रिश्चियन सबसे पहले बता देती हूँ, क्रिश्चियन मिशनरीज क्या थी। क्रिश्चियन मिशनरीज में ऐसी होते थे कि ये जो वर्क था, ये जो एजुकेशन था, इसमें जो है ये धर्म के आधार पे पढ़ाया जाता था, मतलब इसमें धर्म के रिलेटेड एजुकेशन दी जाती थी। इसमें एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन था वह स्टार्ट किया गया, इसमें मॉडर्न सेक्युलर, कह रहे बेटे सेक्युलर एजुकेशन, मॉडर्न सेक्युलर एजुकेशन के रूप में इसे स्टार्ट किया गया है। इसमें धर्म के इंस्ट्रक्शन के आधार पर पढ़ाया जाता था, कि जिसका जो धर्म है उसी के इंस्ट्रक्शन के आधार पर पढ़ाया जाता था। तो जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, उनके जो एजेंट थे, इस जो है डिसिमिनेटेड मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, उन्होंने मॉडर्न इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन का फैलाव किया, उन्होंने ही फैलाया। तो उन्होंने एक नेटवर्क फैलाया स्कूल का, कॉलेजों का, भारत में एक नेटवर्क फैलाया, स्कूल खोले, कॉलेजेस खोले, कि कैसे मॉडर्न एजुकेशन को भारत में, इंडिया में स्प्रेड किया जाए। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं बेटा, एजुकेशन इन इंडिया बिफोर द ब्रिटिश। इसका कहने का हेडिंग का मतलब है कि जब एजुकेशन, मतलब जब ब्रिटिश हमारे इंडिया में नहीं आई थी रूल करने के लिए, तो उसके पहले हमारा जो एजुकेशन था वह कैसा था। तो इसके पहले जब कह रहे हैं बिफोर द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश टू इंडिया, जब इंडिया में ब्रिटिश नहीं आई थी, तो उसके पहले जो भारत की जो एजुकेशन थी वहाँ पे कैसे थे, पाठशाला थे, मकतबास थे, फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन थे, टोस थे, मद्रासस थे, ये सब एजुकेशन के पार्ट्स थे, कैसे इसमें पढ़ा जाएगा। जो एलिमेंट्री स्कूल बनाए गए थे स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे इन लोगों को शिक्षा दी जाती थी, तो ऐसे जो शिक्षा दी जाती है इसमें हायर एजुकेशन दी जाती है। इस हायर एजुकेशन थी उस टाइम में, इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज, कौन कौन सी भाषाओं को पढ़ाया जाता था। पहला बेटा संस्कृत, क्या था पहला, संस्कृत था, अरेबिक था, पर्शियन था, लॉ था, रिलीजन था, लिटरेचर था, लॉजिक था, और मेडिसिन थी, एस्ट्रोनॉमी थी, ये सब पढ़ाया जाता था। और उनके जो लिखने का तरीका था, जो टेक्स्ट था, बहुत ही ओल्ड टेक्स्ट था। तो इस तरीके से उस टाइम पे पढ़ाया जाता था। वहाँ पे साइंटिफिक जो रिसर्च थी और जो थिंकिंग थी वो पूरी तरीके से डेड थी। और ऐसी एजुकेशन जो है वो मुख्यतः कि एजुकेशन रिलीजन पर डिपेंड करती थी। तो आते बेटा नेक्स्ट हेडिंग पे, एजुकेशन इन द रियली ईयरली 18th सेंचुरी। जो एजुकेशन थी वो 18वीं शताब्दी में वो एजुकेशन कैसी थी। तो जब तक ब्रिटिश ने शासन करना नहीं शुरू किया था, उस टाइम पे जो उनका एजुकेशन सिस्टम था वह प्राइवेट था, मतलब एज वेल एज पब्लिक सिस्टम ऑफ एलिमेंट्री एंड हाई एजुकेशन। वह मतलब एलिमेंट्री एक सिस्टम था, वहाँ पे जो एजुकेशन था वो बहुत ही प्रीवलेंट था, अलगाव था वो शिक्षा में। तब 18th सेंचुरीज में क्या होते थे, पाठशाला होती थी, मद्रासेस होते थे, जहाँ पे लोग अपने अपने लड़कों को मतलब गर्ल्स नहीं जाती थी, बस बॉयज़ जाते थे करने के लिए, स्टडी के लिए करने के लिए। आते हैं बेटा अपने नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे कह रहा है, तो कम्युनिटी, यहाँ पे जो कम्युनिटी थी वो जो है, जो धर्म के लोग थे, कि परफेक्ट कम्युनिटी के लोग थे, वह स्कूल को देखभाल करते थे। एट द टाइम, इस टाइम पे क्या होता था कि जो स्कूल सेटअप किए गए वो उनकी देखभाल एक वेल्थी पर्सन, मतलब जिसके पास पैसे या पैसों की कमी नहीं होती थी, वही लोग उसकी कम्युनिटी के मैनेज करते थे, वही लोग देते थे। उस टाइम पे गुरुकुल बनाया गया, जहाँ पर जो बड़े घर के लोग थे वह अपने घर के बच्चों को, अपने घर के बेटे को भेजते थे पढ़ने के लिए, स्पेशल टीचर के लिए। वहाँ पे जैसे कि आज के दिनों में बोर्डिंग स्कूल होता है, तो वहाँ के टाइम में गुरुकुल से ही ऐसा था। कई तरह के लोग अब भेजते थे, तो लेकिन जो बहुत से स्कूल्स ऐसे थे, पर्टिकुलरली जो गांव के स्कूल थे, वहाँ पर प्रॉपर डेस्क, चेयर, बेंच, इन सब चीज़ों की बहुत कमी थी। रजिस्टर, ये सब चीज़ें नहीं थी, कम्युनिकेटर मतलब सिस्टमेटिक चीज़ नहीं थी। तो इस तरह के जो एजुकेशन थे उसको करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग क्या है बेटा, द ओरिएंटेलिस्ट। ओरिएंटेलिस्ट क्या है, आगे हम देखते हैं। A linguist named Sir William Jones arrived at Calcutta
इन 1783। एक लिंग्विस्ट नेम था, मतलब एक गवर्नर थे सर विलियम जोन्स। वह जब कलकत्ता में 1783 में आए, तो जब वो इंडिया में आए तो उनका इंटरेस्ट इस संस्कृत की लैंग्वेज की तरफ बढ़ा। ठीक है, तो उन्होंने भारत की जो पुरानी टेक्स्ट थी, पुराने जो लिखी गई चीज़ें थी उनको पढ़ा। तो उन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट को, उन सब जो उन्होंने पढ़ा, जो उनको अच्छा लगा संस्कृत में, उन्होंने उन सब चीज़ों को अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट कर दिया। उनका ये सब करने का दो ही पर्पज़ था। पहला क्या था? पहला पर्पज़ था बेटा, ही वुड हेल्प द ब्रिटिश नो अबाउट द इंडियन कल्चर। वह जानते थे, सोचते थे कि ब्रिटिश के लोग जो है वो इंडिया के कल्चर से समझ सकें, इंडिया के कल्चर को जान सकें। और नेक्स्ट क्या था बेटा? नेक्स्ट था, ही वुड हेल्प इंडियंस अंडरस्टैंड द ओन हिस्ट्री एंड रीडिस्कवर दियर लॉस्ट हेरिटेज। मतलब रीडिस्कवर करना चाहते थे, मतलब वो चाहते थे कि जो इंडिया के लोग हैं, जो लोग वो जो इंडिया के लोग हैं, वो अपनी जो है हिस्टोरिकल चीज़ों को नहीं जानते, तो वो उनका डिस्कवर करें, मतलब पूरा दोबारा जानें। तो ये सब वो चाहते थे। जब इनकी हेल्प जो है किसने किया? विलियम जोन्स ने किया। और उन्होंने एक एशियाटिक सोसाइटी को डेवलप किया। कहाँ पर? बंगाल में। कब? 1984 में। तो इससे क्या हुआ? इंडिया के लोगों ने सीखा चाहा, तो वो जो उनकी गवर्नमेंट थी, वह चाहते थे कि जो सभी इंस्टीट्यूशन हैं वो प्राचीन के, वो इंडिया के टेक्स्ट को समझें और पढ़ें। तो उस टाइम संस्कृत एक पर्शियन को संस्कृत, पारसी, ये सब मीडियम बनाया गया इंस्ट्रक्शन के लिए, या पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए उस टाइम का ये बनाया गया। तो नेक्स्ट क्या होता है? द गवर्नर जनरल एट द टाइम वाज वर्नर हेस्टिंग। तो उस टाइम जब वो आए थे, जब विलियम जोन्स आए थे, उनके माइंड में जो ये थॉट आए, तो उस टाइम गवर्नर कौन था? उस टाइम के गवर्नर थे जनरल एट द टाइम वर्नर हेस्टिंग। तो वर्नर हेस्टिंग थे उस टाइम के। उन्होंने सपोर्ट किया, उनके इस ओरिएंटलिस्ट व्यू पर सपोर्ट किया। उन्होंने हेल्प किया कि कैसे वो मद्रासस को कलकत्ता में सेट करें, और उन्होंने प्रमोट भी किया, बनाया भी, इस्लामिक लॉ बनाया। इन 1972 में जोनाथन डनकन ने एक बनारस में संस्कृत कॉलेज को सेटअप किया, जिसको बनारस पहले मतलब वो अपने लैंग्वेज में बनारस कहते थे, आज के टाइम में उसे बनारस कहा जाता है। मतलब उनकी इस चीज़ से उनको इनकरेज मिली, सहायता मिली, कैसे वो करें। नेक्स्ट हेडिंग है इंग्लिश टेक्स्ट। इंग्लिश टेक्स्ट में क्या था? इंग्लिश टेक्स्ट में ये चीज़ थी कि जब बहुत से ब्रिटिश ऐसे थे जो ओरिएंटलिस्ट के विज़न के, मतलब जो ओरिएंटलिस्ट चाहती थी उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसके अगेंस्ट नहीं चलना चाहता, मतलब उसके अगेंस्ट से उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहते थे। तो उन्होंने माना कि जो इंडिया के लोग हैं उनको अलग तरीके से पढ़ाया जाए। तो उस टाइम आए जेम्स बिल। उनका क्या ओपिनियन था? उनका ओपिनियन था कि यूजफुल एजुकेशन दी जाए, ऐसी प्रैक्टिकल एजुकेशन दी जाए जो उनकी ज़रूरत की हो, जो उनके काम की हो। तो उस टाइम में वही तो उनको ऐसा लगा कि जो इंडिया के लोग हैं उनको वेस्टर्न लैंग्वेज में उन्हें समझाया जाए, वेस्टर्न लैंग्वेज में उन्हें शिक्षा दी जाए। तो देखा कि उन्होंने उनका सपोर्ट किया। किसने सपोर्ट किया? लॉर्ड थॉमस मैक्यूले ने उनका सपोर्ट किया। उनका मानना था कि जो ओरिएंटल लर्निंग है वो कब कंप्लीट होगी? जब उन्हें और यूरोपियन से सिखाया जाएगा, यूरोपियन से पढ़ाया जाएगा। इस तरीके से वेस्टर्न लर्निंग को उन्होंने मीडियम, इंग्लिश के मीडियम से समझाना चाहा, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाना चाहा। नेक्स्ट है द चार्टर एक्ट 1813। तो 1830 में क्या हुआ था? जब चार्टर एक्ट हुआ 1813 में इंडिया में, तो कंपनी चाहती थी कि 1 लाख रुपए ऐसे हो कि जो भारत के लोगों की शिक्षा पे खर्च किया जाए। लेकिन ये जो पैसे थे, नेक्स्ट पेज पे आइए। लेकिन ये जो इनके पैसे थे 1823 तक ना ही किसी कंपनी ने किसी की शिक्षा के लिए यूज किया। मतलब ये पॉलिसी एकदम समाप्त रही। कब तक? कितने सालों तक? 1835 तक ये पॉलिसी एकदम से समाप्त रही। तो धीरे धीरे ये जो चार्टर एक्ट था वो स्पेंड हुआ, एजुकेशन में बदलाव हुए, तो ये जो चार्टर एक्ट फैला, ये चार्टर एक्ट लागू हुआ। इसके बाद जो है, जो एजुकेशन पे जो है पैसे स्पेंड होने लगे। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हुई। तो ये सबके माइंड में ये चीज़ आई कि जो पढ़ाई की जा रही है वह उनके वर्नाकुलर, ये पॉइंटेड बेटा, वर्नाकुलर मीडियम की जो जिस राज्य में है, जो भी भाषा पढ़ रहा है उसके उसी मदर टंग में उसको वेरियस, जिसका मतलब है वेरियस रीजनल लैंग्वेज, उसके मदर टंग में ही उसे पढ़ाया जाए। तो इस तरीके से उनको पढ़ाया जाए। तो इंग्लिश को भी एक मीडियम इंस्ट्रक्शन रखा कि सब लोग आप इंग्लिश में भी पढ़िए और अपने मदर टंग में भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से जो राजा, इस चीज़ को किसने सपोर्ट किया? राजा राम मोहन राय जो थे वो एक ग्रेट स्कॉलर थे। उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया कि वेस्टर्न एजुकेशन के द्वारा ही पढ़ाया जाए। उन्होंने किसकी हेल्प की? डेविड हेयर की हेल्प की, जो कि किसके थे?
उन्होंने डेविड हेयर की हेल्प की, जो कि स्कॉटिश के स्कॉलर थे। हिंदू कॉलेज के कलकत्ता में उन्होंने उस कॉलेज को स्थापित करने में राजा राम मोहन राय ने हेल्प की, और ये इस कॉलेज को हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता इन 1870 में, इसमें इंग्लिश मीडियम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। ये जो एजुकेशन था तब अब इनको जो सपोर्ट था वो किसने किया? इनका सपोर्ट गवर्नर जनरल ने किया था, जो लॉर्ड बेंटिक्ट वाज अपॉइंटेड लॉर्ड विलियम मैकॉले को इन्होंने सपोर्ट किया और इनकी सिचुएशन को बदला। तो इस तरीके से पास हुआ। 1835 में सपोर्टिंग किया, प्रमोशन किया, यूरोपियन लिटरेचर किया और साइंस के थ्रू इनका एम का नेटिव किया। तो इस तरीके से इनका जो कॉलेज था 1835 में इन्होंने अपना कॉलेज जो है सर्टिफाई कर दिया। नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच 1854 में था। सर चार्ल्स वुड थे। सर चार्ल्स वुड थे प्रेसिडेंट थे किसके? बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन इंग्लैंड। बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू इंग्लैंड के प्रेसिडेंट थे। तो इन्होंने क्या किया कि जो जनरल लॉर्ड डलहौजी थे, उनका क्या एक सोच थी, रिकमेंडेशन, उन्होंने सुझाव दिया कि सिस्टम जो एजुकेशन की सिस्टम है ये इस तरीके से नहीं चल पाएगा। इस एजुकेशन के सिस्टम में थोड़ा सा चेंज लाना ज़रूरी है, तभी जो है एजुकेशन, ये मॉडर्न एजुकेशन का सेपरेट होगा। तो उनके जो इसकी तरफ से उनके कई पॉइंट थे इनके डिस्पैच में। तो इनके डिस्पैच में ये पॉइंट थे, प्रोविज़न वाज मेड फॉर ए सिस्टमैटिक मेथड ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द प्राइमरी लेवल टू द यूनिवर्सिटी लेवल। उन्होंने कहा कि एक सिस्टमैटिक मेथड बनाया जाए शिक्षा का, चाहे वो प्राइमरी लेवल की शिक्षा हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी के लेवल की शिक्षा हो, सबका एक सिस्टम बनाया जाए। ठीक है, क्या बनाया जाए? सिस्टम बनाया जाए। सेकंड पॉइंट पे कह रहे हैं, एन एजुकेशन डिपार्टमेंट वाज टू बी सेटअप इन द ऑल प्रोविंस। उनका मानना था कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको सभी जो है प्रोविंस में, सभी डिपार्टमेंट में उसको स्प्लिट किया जाए, सेट किया जाए। और बॉम्बे में, मद्रास में, कलकत्ता में, इन सब में जो यूनिवर्सिटी ओपन की गई है उसको लंदन की यूनिवर्सिटी के जैसे उसमें जैसे उसमें की सभी फैसिलिटी लंदन की यूनिवर्सिटी की जैसे रखी जाए। जो एवरी डिस्ट्रिक्ट है वाज टू बी हैव वन गवर्नमेंट स्कूल। सभी एक ज़िले में एक गवर्नमेंट स्कूल रहना ज़रूरी है। ग्रांट इन द एड द प्राइवेट स्कूल अफिशिएटेड, और सभी को प्राइवेट स्कूल के जैसे अफिशिएटेड शिक्षा दी जाए। इंडियन वेयर टू बी द टॉट देयर मदर टंग, और जो इंडियंस है वह अपने ही मदर टंग में, अपने ही मातृभाषा में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से स्कूल को ओपन किया गया। वेस्टर्न सिस्टम के एजुकेशन में इंग्लिश को मतलब इंग्लिश का एक स्कूल उन्होंने ओपन किया। तो इवन द क्रिश्चियन मिशनरीज टीचिंग थ्रू द इंडियन लैंग्वेज। तो जो उनकी क्रिश्चियन मिशनरीज थी वह इंडियंस को उनकी ही लैंग्वेज में पढ़ाने जाने लगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, जो इंडियंस लोग थे वो देखने में तो कलर से तो वो इंडियन थे, बट बोलने में, उनकी बात करने के तरीके में, टेस्ट में, वो सब कैसे हो गए थे? बिल्कुल टोटली इंग्लिश हो गए थे। आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज क्या कह रहा है? फ्लॉज इन द एजुकेशन अंडर द ब्रिटिश। तो दियर वेयर मेजर फ्लॉज। तो कई सारी ऐसी कमियां थी। अब भाई ब्रिटिश ने इतने सारे काम किए एजुकेशन के लिए, तो जाहिर सी बात भाई जो अच्छा करता है उसके अंदर थोड़ी सी कमी तो रहती ही है। तो अब देखते हैं कि ब्रिटिश ने जो भी अपना कोशिश की उसमें क्या क्या कमियां थी। तो पहला कह रहे हैं इसमें कई सारी कमियां थी। पहली कमी क्या थी? मास एजुकेशन वाज नेग्लेक्टेड, देयर वेयर वेरी फ्यू प्राइमरी स्कूल एंड इवन द सफ़र फ्रॉम द लैक ऑफ फंड्स। तो इसमें इसका मतलब ये कि जो मास एजुकेशन है, जो बेस है एजुकेशन का, वो बहुत ही वीक था, उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा था। बस उनको ये मतलब था कि भाई हाई स्कूल मतलब बड़े बच्चों को ज़्यादा ध्यान दिया जाए, वो छोटे बच्चों पे की शिक्षा पे ध्यान नहीं देते थे। तो प्राइमरी जो स्कूल थे वह फंड से बहुत ही सफ़र कर रहा था। ब्रिटिश का मानना था कि जो इंडियंस हैं, जो अपर क्लास के और मिडिल क्लास के जो इंडियंस हैं, मतलब जो इस तरह के इंडियंस हैं, उनको जो है अच्छी शिक्षा दी जाए। उनका जो मार्च है, हैंडफुल ऑफ द इंडियंस वी आर एक्सपेक्टेड एजुकेटेड द मास इज फ्रॉम द मॉडर्न आइडियाज़। तो उनको अच्छी शिक्षा दी जाए। तो इस तरह के उनकी सोच को डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा गया। तो इस तरह, लेकिन ये जो एजुकेशन थी वह नहीं चल पाई। अब थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? द एजुकेशन ऑफ द गर्ल। जो लड़कियों की एजुकेशन थी, जो गर्ल्स की एजुकेशन थी, उसको नेग्लेक्ट किया गया। इसके रिजल्ट में क्या हुआ कि 1921 में सिर्फ और सिर्फ 2% ऐसी थी, पूरे 100% इंडियंस में 2% वुमेन इंडियन ऐसी थी जो कि लिख सकती थी और पढ़ सकती थी। बाकी के जो 98% इंडियन वुमेन्स थी वो ना लिख सकती थी ना ही पढ़ सकती थी। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है? जो साइंटिफिक टेक्निकल एजुकेशन था वर्चुअली नॉट एग्जिस्टेंट। मतलब साइंटिफिक तौर पे कोई एजुकेशन नहीं था वहाँ पे, उनको बस अपने लैंग्वेज से मतलब था। फिर कुछ ही ऐसे इंस्टीट्यूशन थे जो वेस्टर्न सिस्टम के एजुकेशन में जो इन सब चीज़ों से रिलेट करते थे, बाकी कुछ ऐसे थे नहीं थे जो रिलेट नहीं करते थे। अब नेक्स्ट एजुकेशन है रिफॉर्मर एज एजुकेटर। अब ऐसे कौन थे जिन्होंने रिफॉर्मर के रूप में वर्क किया? एजुकेटर, शिक्षक के तौर पर उन्होंने इंडिया को अलग तरीके से बनाना चाहा।
तो पहला क्या कह रहे हैं, कुछ ऐसे इंडियंस थे जो बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड थे किससे, फर्दर एजुकेशन, जैसे कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने कई सारे स्कूल और इंस्टीट्यूशन को हायर लर्निंग पे उन्होंने सेटअप किया, और उनका बहुत बड़ा योगदान है बेटा कि शिक्षा को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे हर एक इंसान तक, हर एक इंडियन तक शिक्षा को फैलाया जाए, हर एक इंडियन शिक्षित हो। उनका यही मोटिव था, यही एम था। तो इस तरीके से उन्होंने सोसाइटी में कई तरह डिफ़िकल्टियों का सामना करते हुए सोसाइटी में कई मॉडर्न स्कूल, कई सोसाइटी मतलब डेवलप किए। देखिए अब आगे देखिए, अलीगढ़ में प्रमोट किया गया एक एजुकेशन सिस्टम सर सैयद अहमद खान ने, उन्होंने उनको फील हुआ, उन्हें महसूस हुआ कि मॉडर्न एजुकेशन मुस्लिमों के लिए होनी भी हो, मुस्लिमों के लिए भी जैसे हिंदू पार्ट करा, तो ऐसे एक कॉलेज ऐसा होना चाहिए जो मुस्लिम के लिए हो, जो मॉडर्न एजुकेशन उन्हें दे सके। तो इस तरीके से ही सेट अप द स्कूल एंड हैड मेनी साइंटिफिक वर्क्स ट्रांसलेटेड इनटू द उर्दू। तो उन्होंने एक मुस्लिम स्कूल को सेटअप किया जो सभी साइंटिफिक वर्क्स को वो ट्रांसलेट करता था उर्दू में। तो उनकी यह एक बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट थी कि उन्होंने एक स्कूल को एक यूनिवर्सिटी को डेवलप किया, जिसको मोहम्मदेन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन अलीगढ़ में इनका नाम है, जिसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। इनकी यूनिवर्सिटी में साइंस, ह्यूमैनिटी, टेक्निकल सब्जेक्ट और इंग्लिश, ये सारी चीज़ें कॉमन थी। तो सब्जेक्ट के रूप में स्टूडेंट्स तो सभी पूरे देश के स्टूडेंट्स आते थे उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, पढ़ने के लिए। और आज के टाइम में इसको क्या कहा जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। पहले क्या नाम था, मोहम्मदेन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन अलीगढ़। अब मॉडर्न डे में क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से प्रिंसली स्टेट ऑफ द बड़ौदा महाराजा सियाजी राव टूक द लीड द प्रमोटिंग एजुकेशन। ये सब का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उन्होंने एजुकेशन को स्थापित करने में, कैसे एजुकेशन स्प्रेड की जाए, तो इनका बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस तरीके से महाराज सयाजी राव यूनिवर्सिटी वाज आल्सो सेटअप ईयर, तो ये भी यूनिवर्सिटी सेटअप की गई है। तो थैंक यू बच्चों, पढ़िएगा, जो नहीं समझ में आएगा पूछिएगा।